ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं कि रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन में कुछ स्टाइलिंग वगैरह इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं सीएसएस वगैरह के थ्रू। ठीक है, तो इसको इंप्लीमेंट करने के बेसिकली कुछ तरीके हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि देयर आर मैनी वेज टू इम्प्लीमेंट स्टाइलिंग इन रिएक्ट टैब विद सीएसएस, कि आप यहाँ पे कुछ तरीके उसने प्रोवाइड कर दिए हैं जिसको यूज करके आप सीएसएस को इस्तेमाल करके रिएक्ट वगैरह में स्टाइलिंग वगैरह को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो सीएसएस इस्तेमाल होने जा रही है वही सीएसएस है जब तक हम इस्तेमाल करते हुए हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगी, वो वही सीएसएस है। फिर कह रहे हैं सबसे पहले जो तरीका है वो है इनलाइन स्टाइल। ठीक है, अब ये इनलाइन बेसिकली क्या होता है, वही हमने देखा था कि जब हम नॉर्मल एचटीएमएल के साथ सीएसएस को इंप्लीमेंट करते थे तो तीन तरीके से करते थे, एक इनलाइन सीएसएस, एक इंटरनल सीएसएस और दूसरा एक्सटर्नल सीएसएस। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो तरीका है वो है इनलाइन स्टाइल। फिर सेकंड जो है वो है सीएसएस स्टाइल शीट, जिसको एक्सटर्नल स्टाइल बोला जाता है। ठीक है, और लास्ट जो इसमें है वो है सीएसएस मॉड्यूल। अच्छा, अगर लोग यहाँ पर एक चीज पे गौर करें कि यहाँ पर इंटरनल सीएसएस नहीं है। मतलब इंटरनल सीएस क्या होता था, जो हमें स्टाइल का टैग लगाकर इंप्लीमेंट करते थे, लेकिन हमारी फाइल सेम होती थी, लेकिन क्या करते थे, स्टाइल का टैग लगाते थे और उसके अंदर सारी सीएसएस इंप्लीमेंट करते थे जो भी फाइल में हमें इंप्लीमेंट करनी होती थी। तो ठीक है, तो और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इनलाइन स्टाइल की। तो क्या कह रहे हैं, इनलाइन स्टाइलिंग इन रिएक्ट जेएस, कह रहे हैं इन रिएक्ट इनलाइन स्टाइलिंग इन्वॉल्व अप्लाइंग सीएसएस स्टाइल डायरेक्टली विद इन द जेएसएक्स एलिमेंट यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट। ठीक है, अब HTML के साथ जब हम इनलाइन सीएसएस को इंप्लीमेंट करते थे तो हम क्या करते थे, फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी टैग लगा दिया, उसके अंदर मैं आकर एक स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाता था और वहां पर आकर मैं क्या करता था, सारी सीएसएस की प्रॉपर्टीज वगैरह लिखता था। ठीक है, तो यहां पर भी बिल्कुल सेम ही है। क्या कह रहे हैं कि भाई ये अप्लाई करके देगा आपको डायरेक्टली जेएसएक्स एलिमेंट। एलिमेंट का क्या मतलब है, जेएसएक्स एलिमेंट का मतलब उसी टैग की बात हो रही है जो हम वहां पर पेस्ट कर रहे हैं, जो रिटर्न करवाते हैं हम बेसिकली। ठीक है, जो हम लगाते हैं उसी टैग की बात हो रही है। आप चाहे यहाँ पर बॉट उसमें डिव लगाएं, सेक्शन लगाएं, कोई और टैग लगा दें, मतलब कोई भी टैग आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट आपको वहां पर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको इनलाइन स्टाइलिंग इंप्लीमेंट करनी है सीएसएस उसमें रिएक्ट जेएस में, तो आपको जीएसएक्स एलिमेंट के जो भी टैग आप लगा रहे हैं उसको इसमें स्टाइल का एट्रीब्यूट आपको प्लेस करना पड़ेगा। और फिर क्या कह रहे हैं, दिस अलाउ यू टू डिफाइन स्टाइल फॉर इंडिविजुअल रिएक्ट एलिमेंट विदाउट द नीड फॉर एक्सटर्नल स्टाइल शीट। इसका क्या मतलब, क्या कह रहे हैं कि ये वाला जो तरीका है ये आपको क्या अलाउ करता है कि आप बगैर कोई सेपरेट फाइल बनाए, बगैर कोई एक्सटर्नल फाइल बनाए, आप क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल टैग को या एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं। क्या मतलब, इसको समझते हैं जरा एक एग्जांपल से। मैंने यहां पर आकर फॉर एग्जांपल एक H1 का टैग लगाया और मैंने यहां पर आकर लिख दिया फॉर एग्जांपल A, B और C। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है कि इनलाइन, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं बी को टारगेट करता हूं और मैं यहां पर अगर क्या करता हूं, नॉर्मल सीएसएस की अगर बात करें तो मैं यहां पर अगर कुछ इस तरीके से करता था, फॉर एग्जांपल मैंने कलर कर दिया इसका रेड। ठीक है, अब देखिए इंडिविजुअल टारगेट करने का क्या मतलब है कि ये जो मेरे पास इंप्लीमेंट हो रही है ना सीएसएस स्टाइल, इसका कलर रेड है, वो सिर्फ इसी बी पर होगी। ठीक है, वो ए पर नहीं होगी और वो सी पर नहीं होगी। तो यहां पर इस पॉइंट का यही मतलब है कि आप यहां पर क्या कर सकते हैं, दिस अलाउ यू टू डिफाइन फॉर इंडिविजुअल रिएक्ट एलिमेंट। ठीक है, कि किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को या टैग को आप टारगेट करके उस पर स्टाइलिंग वगैरह इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, इनलाइन स्टाइल में ये हो सकता है। ठीक है, और फिर क्या कह रहे हैं कि विदाउट नीड फॉर द एक्सटर्नल स्टाइल शीट, कि आपको किसी एक्सटर्नल फाइल की यहाँ पर जरूरत नहीं है अगर आप इनलाइन स्टाइल इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी एलिमेंट पर या किसी भी टैग पर। फिर यहाँ पर अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज्यादा, कह रहे थे स्टाइल एट्रीब्यूट इन रिएक्ट टेक्स एन ऑब्जेक्ट where the keys are css properties in camel case and the values are the corresponding properties values। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर क्या कह रहे हैं, तो स्टाइल का एट्रीब्यूट आप लगाएंगे ना, कौन सा स्टाइल का एट्रीब्यूट, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने यहां पर लगाया है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि टेक्स एन ऑब्जेक्ट, के बेसिकली क्या लेगा अपने पास, एक ऑब्जेक्ट लेगा, मतलब के करली ब्रैकेट ओपन क्लोज इस तरीके से, ये एक ऑब्जेक्ट लेगा करली ब्रैकेट, और ऑब्जेक्ट फॉर्म में बेसिकली जेसन में किस फॉर्म में डेटा पास करते हैं हम, की और वैल्यू की फॉर्म में। तो क्या कह रहा है कि वेयर, उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा कि वेयर जो कीज होंगी वो सीएसएस की प्रॉपर्टीज बन जाएंगी इन कैमल केस। ठीक है, पहले सबसे पहले बात करते हैं कि ये प्रॉपर्टीज कीज कैसे बनेंगी, बहुत सिंपल है। मैंने यहां पर देखिए कलर की प्रॉपर्टी लगाई हुई है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, सीएसएस की एक प्रॉपर्टी है। आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लगाएं, टेक्स्ट डेकोरेशन लगाएं, फॉन्ट साइज लगाएं, ठीक है, या जो भी इंप्लीमेंट करना चाहें, तो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि ये क्या बन जाएगी, इस ऑब्जेक्ट की की बन जाएगी जो आपकी सीएसएस की प्रॉपर्टी है। क्या मतलब कि यहां पर मैंने की लगा दी। ठीक है, यहां भी कलर था, अच्छा प्रॉपर्टी का नाम डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या कह दिया मैंने, यहां पर बना दिया इसको, प्रॉपर्टी लगाई तो ये बन गई इस ऑब्जेक्ट की की। ठीक है, और उसकी वैल्यू यहां पर देखें प्रॉपर्टी में रेड, तो यहां पर मैं दे दूंगा रेड। ठीक है, कोट्स के अंदर अगर टेक्स्ट दे रहे हैं,
टैक्स दे रहे हैं मतलब कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो कि टैक्स एक्सपेक्ट करती है तो आपको कोर्ट्स में लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जैसे कि फॉन्ट साइज हो गया, आप उसमें नंबर भी डायरेक्टली पास कर सकते हैं कि 10 या 20, लेटर स्पेसिंग हो गई, और भी मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं जो कि आप डायरेक्टली क्या कर पास कर सकते हैं, नंबर पास कर सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट अगर आप सिर्फ नंबर पास करते हैं, कोई यूनिट नहीं देते, पिक्सल्स, ईएम, वीएच, ये सारा, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या लेता है, पिक्सल्स में ही लेता है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया। तो मतलब अगर मैं रिएक्ट में स्टाइलिंग की बात करता हूं इनलाइन, तो क्या कह रहे हैं कि जो आपका स्टाइल एट्रीब्यूट है वो क्या लेगा, एक ऑब्जेक्ट लेगा। क्या मतलब, मैंने यहां पर अगर फॉर एग्जांपल एक H1 का टैग ओपन क्लोज किया और मैंने यहां लिख दिया फॉर एग्जांपल ABC, ठीक है। अब मुझे इस पर रिएक्ट जेएस में इनलाइन सीएसएस इंप्लीमेंट करनी है। सबसे पहले मैं यहां पे क्या करूंगा, मैंने एक स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाया, यहां तक तो बिल्कुल काम हो गया, इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहे हैं कि यहां पर, अच्छा यहां पर अब स्टाइल का जो बेसिकली आप एट्रीब्यूट लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखें, ये जो स्टाइल का एट्रीब्यूट है ना, एक्चुअल में ये एट्रीब्यूट नहीं है रिएक्ट की नजर में, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉप है रिएक्ट की नजर में। जैसे हमने क्या देखा था कि जब प्रॉप्स हम अगर हम पढ़े थे तो एचटीएमएल एट्रीब्यूट के थ्रू मैं प्रॉप पास करता था, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये जो स्टाइल है, ये उसकी नजर में एचटीएमएल का एट्रीब्यूट नहीं, बल्कि ये एक रिएक्ट जेएस की प्रॉपर्टी को कंसीडर करेगा कि ये एक प्रॉप है, ठीक है। अब फिर हमने जब देखा था कि एज अ वेरिएबल अगर मुझे कोई प्रॉप पास करना होता था या मेथड पास करना होता था, ठीक है। अभी रिसेंटली हमने पढ़ा था क्या, कि पासिंग मेथड एज अ प्रॉप। तो मैंने क्या किया था, जो मेथड पास किया था उसके कर्ली ब्रैकेट में किया था, ठीक है। या अगर मुझे कोई वेरिएबल पास करना है, अब प्रॉप में मैं मेथड भी पास कर सकता हूं, वेरिएबल भी पास कर सकता हूं, ऑब्जेक्ट भी पास कर सकता हूं, एरे भी पास कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि आपने यहां पर क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल कब नहीं करना, जब आप डायरेक्टली वैल्यू उस तरीके से पास कर रहे होंगे एज अ प्रॉप, ठीक है। तो फिलहाल मुझे क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट को एज अ प्रॉप पास करना है। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे तो कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज किए। अब ये जो कर्ली ब्रैकेट है, ये वाले कर्ली ब्रैकेट सिर्फ ये मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है, नहीं। यहां पर अगर मैं कोई वेरिएबल भी पास करूंगा ना, तो एज अ कर्ली ब्रैकेट में ही पास करूंगा, ठीक है। प्रॉप के लेक्चर में मैंने एज अ वेरिएबल पास करके दिखाया था प्रॉप को, ठीक है। तो अब यहां पर तो मेरे पास ये जो कर्ली ब्रैकेट है, ये इस स्टाइल की प्रॉपर्टी के, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि भाई यहां पर क्या लेगा, एक ऑब्जेक्ट लेगा। तो दोबारा से करली ब्रैकेट मैंने ओपन क्लोज किए। अब ये जो सेकंड करली ब्रैकेट है ना, ये एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब उसके अंदर मैं क्या करूंगा, सारी प्रॉपर्टीज और वैल्यू पास करूंगा, मतलब की और वैल्यू। मैंने सबसे पहले यहां पर अगर लिखा कलर, और की और वैल्यू को कौन सा सिंबल सेपरेट करता है, कॉलन। मैंने यहां पर कलर, ये जो मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक की बन गई, ठीक है। फिर मैंने यहां पर आकर लगाया यहां पर कॉलन, और कॉलन के बाद मैंने इस पे पास करवा दिया कलर रेड, ठीक है। ये मेरे पास एक हो गई एक प्रॉपर्टी। अगर दूसरी प्रॉपर्टी पास करनी है तो ऐसा नहीं कि मुझे दोबारा से कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करना पड़ेगा, मैं इसी सेकंड वाला जो कर्ली ब्रैकेट है, जो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके अंदर कलर है, मैं उसी के अंदर आकर कॉमा लगाऊंगा और एक सेकंड प्रॉपर्टी पास कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल पास करता हूं यहां पर, मैंने यहां पर फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड कलर दे दिया, ठीक है। मैंने बैकग्राउंड कलर दिया और यहां पर आकर मैंने फॉर एग्जाम्पल पास कर दिया इसको कलर ब्लू, ठीक है। अच्छा सीएसएस में हमने, अच्छा एक और पॉइंट मैंने यहां पर एक बताया, क्या कह रहे हैं कि यहां तक तो समझ में आ गया कि जो आपकी जो कीज होंगी वो सीएसएस प्रॉपर्टी बन जाएंगी। लेकिन यहां पर कह रहा है इन कैमल केस। अब ये कैमल केस का क्या मतलब है, ठीक है। अगर आपको याद हो, हम जब जावास्क्रिप्ट में डॉम को यूज करके कोई सीएसएस की प्रॉपर्टी वगैरह पास करवाते थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसकी फॉर एग्जाम्पल स्टाइल की प्रॉपर्टी में जाना, उसके बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी में जाना, तो वहां पर जो फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड कलर लिखा होता था ना, वो यहां पर सीएसएस का एक्चुअल बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी इस तरीके से होती है, ठीक है, अगर आपको याद हो, ठीक है। बैकग्राउंड कलर, फिर फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं अगर लेटर स्पेसिंग की, तो कुछ इस तरीके की सीएसएस की एक्चुअल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन अब यहां पर जो कीज होती है ना ऑब्जेक्ट की, आप उसमें हाइफन नहीं लगा सकते, आप उसमें हाइफन नहीं लगा सकते, ठीक है। मतलब जैसे हम वेरिएबल के नाम में हाइफन नहीं लगा सकते, ठीक है, नेमिंग कन्वेंशन नहीं होता, लेकिन अंडरस्कोर लगा सकते हैं। लेकिन यहां पर रिएक्ट बेसिकली मुझे क्या रिकमेंड कर रहा है कि अगर आपको इस तरह की प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टीज सीएसएस की जिसके नाम में हाइफन आ रहा हो, ठीक है, जैसे कि ये हो गई बैकग्राउंड कलर, यहां पर एक हो गई लेटर स्पेसिंग, बॉक्स शेडो, टेक्स्ट डेकोरेशन, लिस्ट स्टाइल, ठीक है। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जिनके नाम में हाइफन आ रहा हो, तो आपने उसके नाम में की में हाइफन नहीं लगाना, यहां पर कैमल केस में इस्तेमाल करना है। देखिए यहां पर कैमल केस का क्या मतलब है, यहां पर भी डिफाइन हुआ है। यहां पर देखिए कैमल जो लिखा हुआ है उसको टोटली लोअर केस में, लेकिन जो केस है उसका सी कैपिटल है, ठीक है। तो बस इससे याद रखें कैमल केस क्या है। यहां पर देखिए बैकग्राउंड कलर लिखा हुआ है,
तो बैकग्राउंड का जो बी है वो स्मॉल है, लेकिन जो कलर का सी है वो कैपिटल है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं यहाँ लेटर स्पेसिंग की, तो मैं क्या लिखूंगा इसको कैमल केस में, मैंने कहा लेटर और एस कैपिटल हो जाएगा और स्पेसिंग। लेकिन अगर आप नहीं चाह रहे कि भाई आपकी ये जो कैमल केस वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, आप सीएसएस की एक्चुअल प्रॉपर्टी ही इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर अपनी जो की है ना उसको आपको कोटेशन में रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल इस बैकग्राउंड कलर को मैं एक एक्चुअल सीएसएस की प्रॉपर्टी के थ्रू इस्तेमाल करना चाह रहा हूं, तो मैंने सबसे पहले तो क्या किया, ये जो मेरे पास कैमल केस है उसका खत्म किया और मैंने यहां पे हाइफन लगाया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे पास बैकग्राउंड कलर है मैं इसको बाउंड कर दूंगा एक कोटेशन में, मैंने यहाँ पे कोट्स ओपन क्लोज कर दिए। तो अब आप जब कोर्ट में आप अपनी प्रॉपर्टी देंगे ना तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैमल केस दें। ठीक है, अच्छा फिर वहां पे कैमल केस इस्तेमाल नहीं करना आपने। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, यहां पर आप एक्चुअल जो प्रॉपर्टी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये अलाउ कर देगा। ठीक है, वरना वो आपको सजेशन देता है, ऐसा नहीं कि कैमल केस की सजेशन नहीं देगा, आपको सजेशन देगा प्रॉपर्टीज की। ठीक है, तो एक्चुअल में ये कोई रिएक्ट की प्रॉपर्टीज नहीं है कैमल केस वाली, ये जावास्क्रिप्ट से ही उसने ली है। ठीक है, अगर आप याद करेंगे डॉम के थ्रू अगर हम स्टाइलिंग वगैरह इंप्लीमेंट करेंगे तो लाजमी वो ऐसी प्रॉपर्टी जिसके नाम में हाइफन आर होता है वो कैमल केस में वहां पर हमें सजेस्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो यहां पर अब कॉमा लगा लगाकर मैं क्या कर सकता हूं, आगे क्या कर सकता हूं, अपनी प्रॉपर्टीज पास करवा सकता हूं। तो इसका एक प्रैक्टिकल जरा परफॉर्म करते हैं। तो मैं प्रोजेक्ट पर आ गया, अपने स्टाइलिंग इन रिएक्ट जेएस के नाम से मैंने एक प्रोजेक्ट अपना क्रिएट करके रखा हुआ है और ब्राउजर भी मैंने उसको एग्जीक्यूट करवा लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं काम करता हूं कि एसआरसी के फोल्डर के अंदर आकर मैं एक कंपोनेंट क्रिएट करता हूं, फाइल क्रिएट करूंगा home.jsx के नाम से, और कंपोनेंट का नाम भी मैं सेम रखूंगा, एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करने जा रहा हूं। मैंने यहां पर अगर किया RFC। ठीक है, अब यहां पर बेसिकली मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो रिटर्न में आता हूं। ठीक है, और यहां पर मैं पास करता हूं फ्रेगमेंट, और उसके अंदर मैं एक H1 का टैग ओपन क्लोज करता हूं, और यहां पर मैं कह देता हूं इनलाइन स्टाइलिंग इन रिएक्ट जेएस। ठीक है, अब इस कंपोनेंट को क्या करता हूं मैं थोड़ी देर के लिए इस कंपोनेंट को कॉल करवा लेता हूं, कहां पे, main.jsx में। ठीक है, तो मैं काम करता हूं कि ऐप, अच्छा यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज कि यहां जो मैं कंपोनेंट कॉल करवा रहा हूं ना, मतलब हर लेक्चर में मैंने क्या किया कि main.jsx में आके मैंने ऐप की जगह पर कॉल करवाया अपने कंपोनेंट को। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ मैं टेस्टिंग पर्पस के लिए करवाता हूं, आप लोग जब एक्चुअल एप्लीकेशन बनाएंगे तो आप लोगों ने यहाँ पे इस वाली फाइल को नहीं छेड़ना। ठीक है, यहां पर नहीं आपने कुछ भी चेंजेस करनी, आपने जितना भी काम करना है, देखिए यहां पर एक ही कंपोनेंट कॉल हुआ ऐप का, तो अगर आपने कोई काम करना है, कोई कंपोनेंट कॉल कराना है, तो आप वहां पर app.jsx में जाके करवाएंगे। ठीक है, क्या मतलब इस बात का, मैं पूरा app.jsx का जो कंपोनेंट है पूरा एम्प्टी करता हूं और एक अपना कंपोनेंट क्रिएट करता हूं यहाँ पे, और उसका नाम भी मैं ऐप ही रखूंगा। ठीक है, और मैंने कहा कि सबसे तो यहां पर क्या करना है, एक फ्रेगमेंट पास कर देना, और अगर अभी इसका आउटपुट दिखाता हूं तो फाइल बिल्कुल एम्प्टी हो चुकी है, क्योंकि मेरे पास ऐप का कंपोनेंट कॉल हुआ और ऐप के कंपोनेंट में भी कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या करता हूं कि भाई ऐप का कंपोनेंट किसको कॉल करवा कर देगा, मेरे होम के कंपोनेंट को, तो मैंने यहां पर आकर होम कंपोनेंट कॉल करवा दिया। ठीक है, इंपोर्ट भी होकर आ चुका है। अब अगर आउटपुट देखते हैं, ठीक है, तो यहां मेरे पास आ चुका है। ठीक है, अब ये सेंटर में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि app.css की फाइल यहां पर अभी तक अटैच नहीं है। ठीक है, कौन सी वाली फाइल की बात कर रहा हूं, ये वाली फाइल की। ठीक है, तो ये बेसिकली यहां पर मैंने अभी हटा दी थी सेलेक्ट ऑल करके, तो मैंने यहां पर आकर क्या कर दिया, इसको फिलहाल मैंने कहा app.css को लिंक करवा देना है। ठीक है, अब इसके से प्रॉपर सेंटर में टेक्स्ट आ चुका है। ठीक है, अब क्या करना है कि मैं क्या करता हूं, मैं जाता हूं जरा होम में, और होम में आने के बाद मैं इस H1 को इनलाइन स्टाइलिंग इंप्लीमेंट करता हूं। सबसे पहले मैंने तो क्या किया कि मैंने स्टाइल यहां पर आकर लिखा, देखिए सजेशन मुझे दे रहा है। ठीक है, और जैसे ही एंटर की प्रेस करता हूं उसने मुझे करली ब्रैकेट ओपन क्लोज करके दे दिए। ठीक है, लेकिन फिर बता रहा हूं कि ये जो करली ब्रैकेट है ये ऑब्जेक्ट वाले नहीं है। अगर मैं स्टाइल के उस पर प्रॉपर्टी पे होवर करता हूं तो देखें क्या बता रहे हैं कि ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है, मतलब एज अ प्रॉप है ये रिएक्ट के लिए। ठीक है, अब क्या करना हूं कि सबसे पहले तो मुझे एक ऑब्जेक्ट के लिए करली ब्रैकेट पास करने पड़ेंगे, तो मैंने करली ब्रैकेट ओपन क्लोज किए, और अब यहां पर आकर मैं कोई भी प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकता हूं सीएसएस की। मैंने सबसे पहली प्रॉपर्टी इस्तेमाल की कलर की, सजेशन देखिए मुझे सारी आ रही है, और देखिए सारी मेरे पास जो प्रॉपर्टीज में हाइफन होता है वो सारी मेरे पास कैमल केस में आ रही है। ठीक है, मैं सिर्फ लिखता हूं कलर कॉलन, और यहां पर आकर मैं, अच्छा अगर मैं बगैर कोड्स के यहां पर मैं कोई टेक्स्ट पास कर देता हूं तो ये मेरे पास इंप्लीमेंट नहीं होकर आता। ठीक है, वो क्या समझेगा कि ये क्या है, एक वेरिएबल है। मैं इसको क्या करता हूं, कोड्स में पास करता हूं, मैंने पास कर दिया रेड। ठीक है, अब जरा इसका आउटपुट देखते हैं जाके, तो यहां देखें रेड कलर मेरे पास इंप्लीमेंट होकर आ गया। ठीक है, फिर फॉर एग्जाम्पल मैं कोई और प्रॉपर्टी पास करता हूं, तो मैं क्या करता हूं, ये जो मेरे पास एक प्रॉपर्टी हो गई उसके बाद लगाऊंगा कॉमा। ठीक है, उसी सेकंड वाले कर्ली ब्रैकेट के अंदर रहते हुए,
और यहां पर आकर बैकग्राउंड कलर। तो देखिए बैकग्राउंड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टी है सब कैमल केस में आ रही है। ठीक है, मैं आता हूं बैकग्राउंड कलर में, और यहां से आने के बाद मैं इसका जो कलर है वो मैं कर देता हूं फॉर एग्जाम्पल येलो। ठीक है, आउटपुट देखते हैं हम। तो ये मेरे पास उसने मुझे बैकग्राउंड कलर भी इंप्लीमेंट करके दे दिया। ठीक है, फिर फॉर एग्जाम्पल मैं काम करता हूं कि इस पर पैडिंग भी इंप्लीमेंट कर लेते हैं। मैंने यहां पर आकर लिखा पैडिंग, और मैंने इसको कह दिया फॉर एग्जाम्पल 20 पिक्सल्स या 30 पिक्सल्स ओवरऑल। ठीक है, पैडिंग भी इंप्लीमेंट होकर आ गई। ठीक है, फिर एक और फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट मैं कर लेता हूं उस पर, बॉर्डर की। मैंने यहां पर आकर लिखा बॉर्डर, और बॉर्डर कैसे देते थे, सबसे पहले बॉर्डर की थिकनेस। ठीक है, मतलब बॉर्डर की विड्थ, मैंने कहा इसकी विड्थ होगी 2 पिक्सल्स। और बॉर्डर का स्टाइल होता था, किस टाइप का बॉर्डर होगा, मैंने कहा सॉलिड टाइप का बॉर्डर होगा। और लास्ट में हम देते थे कलर। कलर मैंने कह दिया ब्लैक होगा। ठीक है, कलर कोड में भी पास करवा सकते हैं, नाम भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, बॉर्डर भी इंप्लीमेंट होकर आ गया। बॉर्डर की थिकनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, मैं इसको यहां पे कर देता हूं 5। ठीक है, इंप्लीमेंट होकर आ गया। ठीक है, फिर एक और लास्ट प्रॉपर्टी मैं इस पर इंप्लीमेंट कर लेता हूं, बॉर्डर रेडियस की। बॉर्डर रेडियस क्या होता था, कर्व हो जाती थी उसके जो एजेस होते थे। और यहां से अगर मैं क्या करता हूं, मैं अगर इसको देता हूं यहां पे फॉर एग्जाम्पल 30। ठीक है, मैंने यूनिट नहीं दिया अभी। आउटपुट देखते हैं। तो ये बेसिकली उसने 30 पिक्सल्स को गेट कर लिया, और यहां पर आपने क्या कर दिया, उसने पास करवा दिया। बाय डिफॉल्ट वो पिक्सल्स में लेता है। ठीक है, अच्छा, मैं डायरेक्टली यहां पर आकर यूनिट बगैर कोड्स के पास नहीं कर सकता, यहां एरर आ जाएगा। ठीक है, सिंटैक्स एरर। ठीक है, अगर आपको यूनिट देना तो फिर आपको कोड्स के अंदर रखना पड़ेगा लाजमी। ठीक है, पिक्सल्स। ठीक है, आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी पिक्सल्स में ले रहा था, पहले भी पिक्सल्स में ले रहा था। ठीक है, अब यहां पर तो मेरे पास हो गया कि ये तो एक तरीका हो गया कि यहां पर मैंने इनलाइन सीएसएस को इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग चाह रहे हैं कि अब देखें मेरे पास ये जो पूरा टैग है, ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया, वो मेरे पास एक्सटेंड हो गया पूरा। ठीक है, मतलब कोड मेरे पास क्या हो रहा है, मतलब देखिए मर्ज हो गया काम। ठीक है, अगर आप इसको सेपरेट रखना चाह रहे हैं, मतलब आप चाह रहे हैं कि आप अपने ऑब्जेक्ट को सेपरेट बनाएं और सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को यहां पे कॉल करवा दें, तो जो प्रॉपर्टीज आपके ऑब्जेक्ट में होंगी वो यहां पर भी इंप्लीमेंट होकर आ जाएंगी। क्या मतलब, तो मैं जरा इस फंक्शन में आता हूं रिटर्न से पहले। ठीक है, मैं रिटर्न से पहले आता हूं, और यहां पर आकर मैं क्या करता हूं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं। कैसे, मैंने वेर का कीवर्ड लगाया, आप चाहे लेट का लगाएं या कॉन्स्ट का लगाएं, आपकी मर्जी। ठीक है, मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया, मैंने कह दिया माय स्टाइलिंग, कुछ भी नाम रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कैमल के जरूरी है इस्तेमाल करना, ये क्योंकि एक सिंपल एक वेरिएबल की तरह ही है, मर्जी आपकी यहाँ पर अंडरस्कोर लगाएं या जैसे भी बनाना चाहें, इक्वल्स टू, और यहां पर आकर मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज कर लिए। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन गया, एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, और अब यहां पर मैं जो भी प्रॉपर्टीज पास करूंगा की और वैल्यू में की फॉर्म में, वो मैं बस क्या करूंगा, यहां पर इंप्लीमेंट भी करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक पैराग्राफ लगाता हूँ, और यहाँ पर अगर लॉरेन मेरे पास काम कर जाए, ठीक है, यहाँ पर काम कर रहा है लॉरेन। ठीक है, अब अगर आउटपुट दिखाऊं इसका, तो ये मेरे पास अभी फिलहाल पैराग्राफ आ रहा है। ठीक है, अब क्या करना है कि मैं क्या करता हूं कि यहां पे कुछ स्टाइलिंग इंप्लीमेंट करता हूं। सबसे पहली प्रॉपर्टी में दे रहा हूं फॉन्ट साइज की। ठीक है, अच्छा, सजेशन अगर नहीं है तो यहां पर मैं कैमल केस इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है, और अगर कैमल केस आपको इस्तेमाल नहीं करना, तो आपको प्रॉपर्टी को या की को आपको इस तरीके से रखना पड़ेगा। ठीक है, ये एक्चुअल में एक प्रॉपर्टी है सीएसएस जो इंप्लीमेंट करता है अपने पास फॉन्ट साइज की। ठीक है, कोर्स में रख दे, और यहां पर मैंने इसकी वैल्यू दे दी, फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया इसको 30 पिक्सल्स। ये मेरे पास एक प्रॉपर्टी हो गई सीएसएस की। फिर बात करते हैं कलर की। मैंने यहां पर अगर कलर इंप्लीमेंट किया, कलर मैंने कह दिया इसका हो जाएगा फॉर एग्जांपल पर्पल। फॉन्ट वेट कह देता हूं। ठीक है, अब यहां पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं कैमल केस। फॉन्ट वेट मैंने कह दिया कि इसका हो जाएगा फॉर एग्जांपल बोल्ड। उसके बाद बैकग्राउंड कलर की बात करते हैं। बैकग्राउंड कलर यहां पर अगर मैं कर देता हूं उसको फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया उसको सेम येलो। ठीक है, और लेटर स्पेसिंग एक इंप्लीमेंट कर लेता हूं सेम कैमल केस वाली प्रॉपर्टी, और यहां पर मैं इसको कर देता हूं फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल्स। ठीक है, अब करना क्या है कि मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो सारी प्रॉपर्टी, मतलब कि सारी जो स्टाइलिंग है जो कि माई स्टाइलिंग के ऑब्जेक्ट के पास है, वो मेरे इस पैराग्राफ पर इंप्लीमेंट हो जाए। ठीक है, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, मैंने यहां पर अगर पैराग्राफ में स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाया, और मैं सिर्फ इस ऑब्जेक्ट का नाम पास कर दूंगा, लेकिन इस दफा मुझे करली ब्रैकेट पास करने की जरूरत दोबारा जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहां पर अगर डिफाइन कर दिया ऑब्जेक्ट के अपने पास है, माई स्टाइलिंग के पास। तो मैं क्या करता हूं कि यहां पर मैंने सिर्फ कॉल करवा दिया उसको, माई स्टाइलिंग को। ठीक है, अब जरा आउटपुट देखते हैं। तो यहां देखें इंप्लीमेंट होकर आ गया। ठीक है, अब जो भी प्रॉपर्टी मैं इस पर इंप्लीमेंट करना चाहूं, फॉर एग्जांपल मैं एक और प्रॉपर्टी ऐड करता हूं उसमें, मैंने कर दी यहां पर फॉर एग्जांपल टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म।
और वो CSS की जो एक्चुअल प्रॉपर्टी है वो इंप्लीमेंट कर रहा हूं, कोट्स लगा रहा हूं, इसलिए मैंने कहा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और मैंने इसको कर दिया अपर केस। तो यहां देखें, ठीक है, सारा अपर केस में मेरे पास टेक्स्ट आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप लोग, यहां पर इनलाइन स्टाइल वगैरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब अच्छा, ये कहलाएगा अभी भी इनलाइन ही, ऐसा नहीं कि ये इंटरनल हो जाएगा CSS, ये कहलाएगा अभी भी इनलाइन ही। क्यों इनलाइन कहला रहा है? क्योंकि देखिए स्टाइल का एट्रीब्यूट मैं अभी भी पास यहाँ पे करवा रहा हूं। ठीक है, अब आप चाहे यहां पर ये ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लें या उसको सेपरेटली लेकर आए, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये तो मेरे पास एक तरीका हो गया कि इनलाइन स्टाइल आप इस तरीके से आप इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। CSS स्टाइल शीट या एक्सटर्नल स्टाइल शीट जिसको बोला जा रहा है। ठीक है, अब CSS में क्या होता था, एक्सटर्नल CSS का क्या मतलब होता था? मतलब मैं एक सेपरेट फाइल क्रिएट करता था CSS की और फिर क्या करता था, उसको मैं लिंक करवा देता था अपनी HTML के साथ। ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि यू कैन राइट योर CSS स्टाइलिंग इन सेपरेट फाइल। ये क्या कर सकते हैं कि आप भाई रिएक्ट जीएस में अपनी जो CSS वगैरह जो स्टाइलिंग वगैरह है वो आप सेपरेट फाइल में भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, दिस मॉड्यूलर अप्रोच हेल्प्स इन कीपिंग द स्टाइल सेपरेट फ्रॉम द कंपोनेंट लॉजिक। क्या कह रहा है कि यहां पर अब देखें मेरे पास क्या हो रहा है, मैंने अपना कंटेंट भी यहीं पर लिखा है, अपनी लॉजिक भी यहीं पर आएंगी सारी, मतलब JSX के जो एलिमेंट्स हैं और जो मेरी CSS है वो आपस में क्या हुई है, मर्ज हुई है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि देखिए मेरा जो कोड है वो रीडेबल नहीं है। ठीक है, मतलब कि वो उस तरीके से नीट और क्लीन नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अब मुझे क्या करना है, अगर अपने कोड को आपने नीट और क्लीन रखना है कि ताकि आप कोड में टेस्टिंग वगैरह जो है वो मेंटेन करना, रीयूजेबिलिटी कोड की वो आसान हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी CSS को अलग रखना पड़ेगा और अपनी जो कंटेंट है उसको मतलब HTML को अलग रखना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है, ये क्या करती है कि ये वाली जो अप्रोच है वो आपके कंपोनेंट की लॉजिक्स को और आपकी स्टाइलिंग को सेपरेट रखती है, दोनों को मर्ज नहीं होने देती। फिर क्या कह रहा है, इससे क्या होगा कि विच एनहेंसेस मेंटेनेबिलिटी एंड रीयूजेबिलिटी इन लार्जर एप्लीकेशन। ठीक है, यहां पर तो मेरे पास सिर्फ बेसिक सी स्टाइलिंग इंप्लीमेंट हुई है। ठीक है, जो कि मैंने सिर्फ यहां पर एक हेडिंग में की हुई है और एक पैराग्राफ में की हुई है। ठीक है, आपकी वेबसाइट में कितना कंटेंट होता है, कितने टैग्स लग सकते हैं, अगर आप वहां पे इंडिविजुअल सबको टारगेट करने लग जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, और इसमें हम क्या कर सकते हैं कि रीयूजेबिलिटी भी नहीं कर सकते इतनी। ठीक है, जबकि जो सेपरेट हमारे पास होती है उसमें हम रीयूजेबल कर सकते हैं अपने किसी भी स्टाइलिंग वगैरह को। ठीक है, अब फिर क्या कह रहे हैं कि सेकंड पॉइंट, यू जस्ट नीड टू क्रिएट अ फाइल विद डॉट CSS एक्सटेंशन एंड इंपोर्ट दिस फाइल इन एनी कंपोनेंट फाइल। क्या मतलब, क्या कह रहे हैं कि भाई आपको क्या चाहिए, आपको सिर्फ एक फाइल क्रिएट करनी है CSS की एक्सटेंशन के साथ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कोई JSX और कुछ और नहीं लिखना, आपने क्या करना है, डॉट CSS एक्सटेंशन की फाइल क्रिएट करनी है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि इंपोर्ट दिस फाइल इन एनी कंपोनेंट फाइल, मतलब आप किसी भी यहां पर CSS की फाइल को किसी भी कंपोनेंट के साथ इंपोर्ट करवा सकते हैं, लिंक करवा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो अब जरा ये वाली अप्रोच को इंप्लीमेंट करके देखते हैं किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले मैं काम करता हूं कि मैं एक नया कंपोनेंट क्रिएट करता हूं और मैं उस कंपोनेंट का नाम रख देता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया अबाउट डॉट JSX। ठीक है, और अब यहां पर आकर भी मैं क्या करता हूं, फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूं। मैंने यहां पर आकर किया RFCE और सबसे पहले मैंने फ्रैगमेंट को पास किया और उसके बाद मैंने यहां पर एक हेडिंग टैग लगा दी और यहां पर मैंने कह दिया एक्सटर्नल CSS और CSS स्टाइल शीट। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूं कि app.jsx में जाता हूं और यहां होम कंपोनेंट की जगह मैं कॉल करवा लूंगा अपने फिलहाल अभी अबाउट को। ठीक है, और अगर आउटपुट देखें अभी जाकर तो ये मेरे पास आ चुका है एक्सटर्नल CSS और CSS स्टाइल शीट। ठीक है, अब क्या करना है कि भाई मुझे इस वाले हेडिंग को इंप्लीमेंट जो करनी है इसमें स्टाइलिंग मुझे क्या करना है, एक्सटर्नल फाइल से करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक CSS की फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूं और इसको सेव करवाता हूं। ठीक है, अब आपकी मर्जी, या तो आप एसेट्स के फोल्डर में रखें या तो बाहर रखें। ठीक है, मैं फिलहाल एसेट्स के फोल्डर में जा रहा हूं और यहां से क्या करता हूं, मैंने इसका नाम रख दिया अबाउट डॉट CSS। ठीक है, अच्छा जरूरी नहीं कि जो आपके कंपोनेंट की फाइल आपने रखी हुई है उसी के नाम पे आप ये रखनी है। ठीक है, जरूरी नहीं है, आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करता हूं कि मैं सेव करवाता हूं उसको और ये मेरे पास CSS की फाइल बन चुकी है।
ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो सारा काम होगा वो ऑब्वियस सी बात है कि जब सीएसएस की फाइल है तो सारा काम क्या होगा, सीएसएस से रिलेटेड ही होगा। तो आपको यहाँ पे उन कैमल केस वाली प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे एक्चुअल प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे सीएसएस की। क्या मतलब, सबसे पहले मेरे पास तो यहाँ देखे अबाउट में क्या है, एक H1 का टैग है, ठीक है। और हमने कुछ सेलेक्टर्स पढ़े थे जब हमने सीएसएस वगैरह देखी थी फर्स्ट टाइम, तो कुछ सेलेक्टर्स पढ़े थे। कौन कौन से, आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, टाइप सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर और एट्रीब्यूट सेलेक्टर, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, और ऐसा सेलेक्टर जब मैं सीएसएस में उसको नाम से कॉल करता था वो सेलेक्टर क्या कहलाता था, टाइप सेलेक्टर या टैग सेलेक्टर। तो मैं यहां पर H1 को उसके नाम से कॉल करवा रहा हूं, ठीक है। और मैंने कहा सबसे पहले तो भाई H1 का जो कलर है वो अब यहां देखें मेरे पास कोई भी प्रॉपर्टी कैमल केस में नहीं आ रही, सारी एक्चुअल जो प्रॉपर्टी है सेफ की वो आ रही है। तो मैंने सबसे पहले तो कलर इंप्लीमेंट कर दिया, मैंने कहा कलर इसका कर देना है ब्लू। आउटपुट देखते हैं, ठीक है। आउटपुट मेरे पास अभी तक कुछ नहीं आया, मैंने अभी तक यहाँ पे क्या नहीं किया, फाइल तो देखे मैंने क्रिएट कर दी, लेकिन यहां पर देखे क्या मैंने इस about.css को इस फाइल में लिंक करवाया, नहीं करवाया। लिंक कैसे करवाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने ऐप में करवाई थी ये वाली फाइल, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। कैसे, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं लिखूंगा यहां पर इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद मैंने यहां पर आकर लिखा सबसे पहले तो सिंगल कोट्स ओपन क्लोज किए, और डॉट स्लैश के साथ मैंने कहा एसिड्स का फोल्डर, एसेट्स के फोल्डर में जाना और फाइल का नाम है about.css, उसको लिंक करवा देना, बस ये इंपोर्ट हो गया, इंपोर्ट हो गई मेरे पास फाइल, लिंक करवाने का तरीका है। अब देखते हैं आउटपुट, तो यहां देखें ब्लू कलर इंप्लीमेंट होकर आ गया। अब जो जो भी मैं इंप्लीमेंट यहाँ पे स्टाइलिंग करता जाऊंगा वो क्या होगा, वो H1 पे इंप्लीमेंट हो जाएगी। मैंने लेटर स्पेसिंग इंप्लीमेंट कर दी, मैंने कह दिया इसको लेटर स्पेसिंग हो जाएगी इसकी फॉर एग्जाम्पल 10 पिक्सल्स। अच्छा, अब यहाँ पर आपको ये वाली लाइन लिखने के लिए ना यूनिट के साथ आपको कोड्स भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोड्स लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये लेटर स्पेसिंग आ गई, ठीक है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी कर देते हैं, मैंने कर दिया टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, ठीक है, अपर केस में आ गया सब कुछ। और फॉन्ट वेट मैं इसका कर लेता हूं लाइटर, ठीक है। तो ये मेरे पास इंप्लीमेंट होकर आ चुका है, ठीक है। फॉन्ट फैमिली भी दे देते हैं, फॉन्ट फैमिली मैंने इस पर इंप्लीमेंट कर दी, फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया मोनोस्पेस, ठीक है। इंप्लीमेंट होकर ये भी आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि दोबारा क्या करूंगा, एक H1 का फॉर एग्जांपल टैग लगाता हूं और उसमें यहां पर अपना नाम लिख देता हूं, ठीक है। और आउटपुट देखते हैं, तो यहां देखें क्योंकि मैंने टाइप सेलेक्टर या टैग सेलेक्टर इस्तेमाल किया था, तो यहां जहां पर ये वाली about.css की फाइल लिंक हुई भी होगी, और अगर उस वाली फाइल में कहीं पर भी अगर H1 का टैग नजर आएगा वो यही वाली स्टाइलिंग उस पर इंप्लीमेंट कर देगा, ठीक है। फिर हम इसी चीज को ओवरकम करने के लिए, इंडिविजुअल टारगेट करने के लिए एक्सटर्नल सीएसएस से हम क्या इस्तेमाल करते थे, क्लास सेलेक्टर या आईडी सेलेक्टर। मैं क्या करता हूं, क्लास सेलेक्टर इस्तेमाल करने जा रहा हूं, तो मैं क्या करता हूं कि एक क्लास बनाता हूं। सबसे पहले तो क्लास को कैसे, कौन से सिंबल से कॉल करते थे, डॉट। मैं सबसे पहले यहां पर आकर डॉट लगाया और क्लास का नाम दे दिया मैंने, फॉर एग्जाम्पल मैंने कर दिया इसको फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने कहा माई हेडिंग, माई हेडिंग ये मैंने अपनी क्लास का नाम दिया। और यहां पर मैं क्या करता हूं, इस पर मैंने कहा कौन कौन सी प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करनी है। सबसे पहले मैंने तो कह दिया इसको भाई कलर इंप्लीमेंट करके दे देना रेड, बैकग्राउंड कलर इसको इंप्लीमेंट करके दे देना यहां पर येलो या येलो ग्रीन। उसके बाद फॉन्ट साइज, ठीक है, फॉन्ट साइज मैंने कहा इस पर इंप्लीमेंट कर दे देना यहां पर फॉर एग्जांपल 50 पिक्सल्स, या इसको कर देते हैं 3 EM, 3 है, 3 EM कर दिया मैंने। 1 EM कितने पिक्सल्स के बराबर होता है, 16, ठीक है। और पैडिंग भी इंप्लीमेंट कर लेते हैं, मैंने पैडिंग इस पर इंप्लीमेंट कर दी 20 पिक्सल्स और 30 पिक्सल्स। क्या मतलब इस बात का, टॉप बॉटम से 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 30 पिक्सल, ठीक है। अब अगर आउटपुट देखते हैं, चेंज नहीं हुआ, ठीक है। यहां पर देखें मैंने क्लास कॉल तो करवा दी, लेकिन क्या ये वाली क्लास माई हेडिंग वाली क्लास मैंने यहां पर किसी एलिमेंट पर इंप्लीमेंट की है, ठीक है। अब यहां पर देखें मैंने यहां पर आकर लिखा क्लास, और यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, जो मेरी क्लास का क्या नाम है, माई हेडिंग, मैंने इंप्लीमेंट कर दिया, यहां मेरे पास इंप्लीमेंट होकर आ गया, ठीक है। मैं, ठीक है। अच्छा लेकिन अब यहां देखें
मेरे पास इंप्लीमेंट तो कर दिया, लेकिन मुझे क्या कह रहा है, एक वार्निंग दे रहा है। क्या कह रहा है, इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी क्लास, डिड यू मीन क्लास नेम। अब देखें यहां पर वो रिकमेंड कर रहा है कि भाई आप जब सीएसएस की क्लास यहां पर लगा रहे हैं ना, तो आपने क्लास नहीं बल्कि क्लास नेम देना है। इसकी वजह क्या है, आउटपुट देखते हैं, आउटपुट में कोई फर्क नहीं है, लेकिन अगर यहां पर मैं इंस्पेक्ट में जाकर देखता हूं कोई एरर है, एरर नहीं है। मतलब उसने जो वार्निंग मुझे दे रहा था क्लास की वजह से, उसने वो क्या करके दे दी, हटा दी। अब इसकी वजह क्या है, जब क्लास से काम हो रहा था तो यहाँ पे क्लास नेम के एट्रीब्यूट की क्या जरूरत थी। हाँ ठीक है। अब देखें यहां पर ये जो फाइल है वो जीएसएक्स की फाइल है, जिसके अंदर मैं जावास्क्रिप्ट भी लिख सकता हूँ और एचटीएमएल मिलाकर लिख सकता हूँ। अब देखें जो क्लास है वो क्या है, एक कीवर्ड है। हमने जो क्लास कंपोनेंट पढ़ा था वो क्या था, बेसिकली क्लास के कीवर्ड से बनाई थी क्लास हमने। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या है, क्लास यहाँ पर एक रिएक्ट में कीवर्ड है। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या रिकमेंड कर रहे हैं कि अब अगर आपको सीएसएस की क्लास इंप्लीमेंट करनी है तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, क्लास नेम इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, बजाय इसके कि आप सिर्फ क्लास लिख के। ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, अब अच्छा नहीं, आईडी, अब देखें आईडी एक्चुअल में कोई कीवर्ड नहीं है रिएक्ट का, तो आईडी में कोई मसला नहीं आता, आप आईडी डायरेक्टली दे सकते हैं। ठीक है, तो यहां मेरे पास इंप्लीमेंट होकर आ चुका है जो मैंने क्लास इंप्लीमेंट की थी। अच्छा फॉर एग्जाम्पल मैं काम करता हूं कि ये तो मेरे पास एक क्लास हो गई। ठीक है, मैं क्या करता हूं कि मैं यहां से काम करता हूं, ये जो बैकग्राउंड कलर है ना वो मैं सेपरेट क्लास में लेके जाऊंगा। मैंने यहां पर एक क्लास इंप्लीमेंट कर दी, मैंने कह दिया बीजी कलर, और मैंने यहां पर वो बैकग्राउंड कलर पास किया। ठीक है, अब जब देखें मेरे पास माय हेडिंग वाली क्लास से ये बैकग्राउंड कलर हट गया, तो यहां से भी आउटपुट में भी क्या हो गया, रिमूव हो गया। मैं ये चाह रहा हूं कि भाई ये जो प्रॉपर्टीज है ना, कलर, फॉन्ट साइज और पैडिंग, वो इस वाली क्लास से ले, लेकिन जो बैकग्राउंड कलर है वो कौन सी क्लास से ले, वो बीजी कलर से। ठीक है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, यहां पर एक कैरेक्टर में स्पेस देके सिंगल कैरेक्टर का, और यहां पर आपने क्या करना है, अपनी बीजी कलर वाली क्लास भी कॉल करवा दें, मतलब मल्टीपल क्लासेस कॉल करवा दी। ठीक है, मतलब कहने का ये कि इसमें कोई चेंजेस नहीं है, जैसे हम मल्टीपल क्लासेस सीएसएस में कॉल कराते थे एचटीएमएल सीएसएस में नॉर्मली, बिल्कुल यहां पर भी वैसे ही आपने कॉल करवानी है। ठीक है, मैं एक पैराग्राफ लगाता हूं और मैंने पैराग्राफ में लॉरेम का इस्तेमाल किया, और यहां पर आकर मैं क्या करता हूं, मैंने कहा क्लास नेम, और यहां पर मैंने कह दिया बीजी कलर। तो यहां देखें इसमें सिर्फ वो बैकग्राउंड कलर इंप्लीमेंट करके दे रहा है, वो बाकी स्टाइलिंग जो फॉर्मेटिंग है वो यहां पर ये वाली इंप्लीमेंट नहीं करके दे रहा। ठीक है, अब आपकी मर्जी, आप यहाँ पे एक क्लास लगाएं या मल्टीपल क्लास लगाएं, वो आपकी मर्जी है। आईडी की अगर बात करते हैं, मैं क्या करता हूं कि अबाउट सीएसएस वाली फाइल में आता हूं, और यहां पर आईडी को ऐसे कॉल करते हैं, कौन से सिंबल से, हैश। मैंने यहां पर हैश लगाया, और यहां पर मैं काम करता हूं, मैं आईडी देता हूं, मैंने कह दिया माय आईडी। ठीक है, ये मैंने आईडी नाम दे दी। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं आईडी दे रहा हूं बॉक्स की। ठीक है, अब मैंने यहां पर सबसे पहले क्या किया, मैंने कहा इसकी विड्थ कर देना 200 पिक्सल्स, प्लस हाइट कर देना 200 पिक्सल्स, और बैकग्राउंड कलर मैं किस पर इंप्लीमेंट कर दूंगा, मैंने कर दिया यहां पर इसको रेड, और बॉर्डर एक इंप्लीमेंट कर लेते हैं, मैंने कर दिया बॉर्डर 4 पिक्सल सॉलिड येलो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि जरा अबाउट डॉट जीएसएक्स में आता हूं, और यहां पर आकर मैं एक डिव बना रहा हूं, और डिफ पर मैं क्या करूंगा, वो आईडी इंप्लीमेंट कर दूंगा। तो उसके लिए आपको कोई आईडी आईडी नेम लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ क्या करना है, आपने सिर्फ आईडी लिखना है, क्योंकि आईडी को एक्चुअल कीवर्ड नहीं है। और यहां पर आकर मैंने क्या लिख दिया, अपनी आईडी क्या दी थी मैंने, माई बॉक्स, सॉरी बॉक्स। तो ये मेरे पास आ चुका है, देख सकते हैं कि डिव भी आ गई है, और उस पर मेरे पास जो बॉर्डर आ रहे हैं वो येलो कलर से आ रहे हैं। मैं जरा बॉर्डर चेंज करके दिखा देता हूँ, कलर प्रॉपर विजिबल नहीं हो रहा, मैं ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास अब जो भी प्रॉपर्टी आप इंप्लीमेंट करना चाहें, मैंने यहाँ पे बॉर्डर रेडियस भी लगा दिया, और बॉर्डर रेडियस मैंने कह दिया 50%। ठीक है, तो ये भी मेरे पास प्रॉपर इंप्लीमेंट होकर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप लोग कि अपने रिएक्ट जेएस में इनलाइन और एक्सटर्नल स्टाइल यहां पर इंप्लीमेंट करवा सकते हैं।